हेलो एवरीबॉडी। यह है साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से मेडिसिन्स प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। व्हेन यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जब कभी आप इल पड़ते हो, बीमार होते हो, तो आपको डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स कैप्सूल या इंजेक्शंस आपको देते हैं। वो उनमें पेनिसिलिन भी हो सकता है। पेनिसिलिन फर्स्ट टाइम खोजा गया एंटीबायोटिक था और इसको किसने खोजा था उसके बारे में हम यहाँ नीचे देख लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज करने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Alexander Fleming कुछ बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे, उनका कल्चर कर रहे थे, उनको ग्रो करा रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने क्या देखा कि उनकी एक कल्चर प्लेट में कुछ ग्रीन कलर की मोल्ड वहाँ पर उन बैक्टीरिया के अलावा मौजूद है। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि उस मोल्ड के कारण उसमें जो पहले से बैक्टीरिया मौजूद थे उनकी ग्रोथ रुक गई है। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। और उस मोल्ड ने, फंगस ने और दूसरे बैक्टीरिया को भी किल किया है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। और इसी तरह से इस मोल्ड या फंगस जो फफूंद उसमें गलती से उगाई थी उसी से हमारी पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनी, जो कि फर्स्ट ईवर बनने वाली हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन थी। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस मेडिसिन का जो सोर्स था पेनिसिलिन का वो कौन था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हमारी जो भी दूसरी एंटीबायोटिक्स होती हैं वह सभी क्या करती हैं? डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमें पता है कि बहुत सारी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण उत्पन्न होती हैं, तो उन डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो वे किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इसी तरह की मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। और इन दिनों बहुत अधिक मात्रा में बहुत तरह तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन्स प्रोड्यूस की जा रही है इन बैक्टीरिया और फंगस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द वेल नॉन एंटीबायोटिक्स टुडे विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। तो जैसे यहाँ पे नाम दिए गए हैं टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन हमने ऊपर पढ़ा है, तो आप इनके नाम भी याद रखें। ये क्या है? हमारी एंटीबायोटिक्स हैं। द antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। हर एंटीबायोटिक एक विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को या फंगस को किल करने के लिए यूज की जाती है। और इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियों को क्योर करने में हमारी हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। इसके अलावा हमारे जो लाइव स्टॉक होते हैं, पोल्ट्री होते हैं, लाइव स्टॉक यानी पशुपालन, हमारे जो पशु होते हैं जिनको पालते हैं फील्ड में, फार्म्स में, पोल्ट्री होती है, मुर्गी पालन होती है, उनको यदि खाने के साथ, उनकी फीड के साथ एंटीबायोटिक्स हम मिला देते हैं तो उनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शंस की हमें यहाँ पर उनको कम करने में, संक्रमण को रोकने में बहुत हेल्प मिलती है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज़। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत से प्लांट में डिजीज़ लग जाती है, फसलें ख़राब हो जाती हैं, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक दवाओं का छिड़काव पौधों पर करते हैं। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि आपको एंटीबायोटिक्स दवाओं का यदि सेवन करना है, उनको खाना है, तो आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही उनको लेना चाहिए। अपने से ही बाज़ार से खरीद कर नहीं खाना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। इसके अलावा
हमें डॉक्टर जो कोर्स देते हैं जैसे 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन का कोर्स देते हैं उसे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, यदि हम 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं तो फिर एंटीबायोटिक्स या दवाई लेना बंद कर देते हैं, तो उससे में इन्फेक्शन वापस फैलने का खतरा बॉडी में होता है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future। यदि आप इसको अनावश्यक रूप से लेते हैं अपनी बॉडी में और रॉन्ग डोज में लेते हैं, है ना, जितनी लेनी चाहिए उतनी नहीं लेते या आवश्यकता से अधिक लेते हैं, तो यह आपको फ्यूचर में यदि दोबारा कभी इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए वह लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगा। Also, antibiotics take unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body। और हमें पता है कि कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं और वे हमारी बॉडी में ही रहते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया भी किल हो सकते हैं यदि हम अननेसेसरली अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स कोल्ड एंड फ्लू के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, एज दीज आर कॉज बाय वायरसेस, क्योंकि यह वायरस से होने वाली बीमारी है और हमारे एंटीबायोटिक मोस्टली बैक्टीरियल और फंगल डिजीज़ से ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए कोल्ड एंड फ्लू को ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। देन वी आर कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन को हम जनरली टीका बोलते हैं, टीका लगाना, वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीन क्या होती है, ये भी एंटीबायोटिक की तरह ही हमें बीमारियों से बचाने के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो हम इसके बारे में आगे देखते हैं। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। चिल्ड्रन को या छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है? आपने सुना होगा पोलियो का टीका लगवाओ, हिपेटाइटिस वगैरह के, BCG के, इनके टीके बच्चों को लगाए जाते हैं। तो ऐसे टीके क्यों लगाए जाते हैं उसके बारे में पहली पूछ रही है। When a disease-carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। जब कभी कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। उसकी जो इन्वेडर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने आक्रमण किया है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो आप यहाँ पर एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज़ में कंफ्यूज ना हो। एंटीबायोटिक्स तो मेडिसिन होती है जो कि केमिकली बनाई जाती है बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और उसको हम बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर ही बनती है। हमारी बॉडी का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको आप हायर क्लासेज में इम्यून सिस्टम के अंतर्गत बाद में पढ़ने वाले हैं। इम्यून सिस्टम मतलब हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी क्या करती है? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इट एंटर्स अगेन। और यदि किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ यदि कोई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बन जाती है तो यदि फ्यूचर में वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आता है तो वह रेडीली उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार रहती है और उसको वह और जल्दी ख़त्म कर पाती है, किल कर पाती है। इफ़ डेड और weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। यदि कुछ डेड, मरे हुए या डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर वीकेंड मतलब जिनको हमने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से वीक कर दिया हो, ऐसे माइक्रोब्स को यदि हम बॉडी में, हेल्दी बॉडी में अगर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बॉडी उनके खिलाफ फाइट करती है और उन इनवेडिंग बैक्टीरिया को मार देती है, किल कर देती है बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। अपनी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ को बनाकर वह उन बैक्टीरिया को जो कि हमने डेड या वीकेंड फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट किए थे, उनको वह किल कर देती है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो इस तरह से उन बीमारियों के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और यदि फ्यूचर में कोई शक्तिशाली उसी प्रकार का बैक्टीरिया या फंगस हमारी बॉडी में एंटर करता है
तो हमें उसके खिलाफ क्या मिलती है, एक प्रोटेक्शन मिलती है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। तो इसी तरह से हमारी वैक्सीन कार्य करती है। तो आप इसका कार्य समझ गए। ये एंटीबायोटिक से थोड़ी अलग है। वैक्सीन में हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड या वीकेंड फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं, जिससे हमें डिजीज़ होती है और बॉडी हमारी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेती है, जो कि यदि फ्यूचर में दोबारा इन्वेड करते हैं शक्तिशाली रूप में या अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, तो वह उनको अपनी बीमारी फैलाने से पहले ही किल कर देती हैं। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। और कई तरह की बीमारियां होती हैं जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस, इन सभी को हम वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के द्वारा ठीक कर सकते हैं या उनको होने से पहले ही हम ख़त्म कर सकते हैं। Then Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी 1798 में। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। छोटे छोटे MCQ क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वह बन जाते हैं और आपके जो NMMS का एग्ज़ाम होता है 8th क्लास में, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और NMMS एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे MCQ बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से तैयार करें, पढ़ें और जो भी MCQ बनने वाले हैं उनको ज़रूर नोट करते जाएं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। आपके चाइल्डहुड में, बचपन में आपको कई तरह के इंजेक्शन दिए गए होंगे, वैक्सीनेशन आपको दिया गया होगा आपको कई बीमारियों से बचाने के लिए, जिनका हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा है। कोलेरा, पोलियो, हिपेटाइटिस, कई तरह की बीमारियां होती है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस। क्या आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। और आप अपने पेरेंट्स से उसकी लिस्ट बनाने में हेल्प ले सकते हैं। और यदि आपको फिर भी हेल्प नहीं मिलती है तो आपके आसपास यदि कोई छोटे बच्चा रहता है तो उनकी माता के पास ज़रूर कोई आंगनबाड़ी वाला कार्ड होगा या कोई मेडिकल कार्ड होगा, जिसमें उन बीमारियों के नाम और उनको कब किस अवस्था में दिया जाता है उन सभी वैक्सीन्स का नाम उसमें लिखा होता है, तो आप उस कार्ड को देख सकते हैं। देन इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। सभी बच्चों को इन बीमारियों से बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बीमारियां बहुत फैटल होती हैं, बहुत जानलेवा बीमारियां होती हैं। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। सभी आसपास के हॉस्पिटल में ये वैक्सीन्स हमारी अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन TV एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम का नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन वाला, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। तो आपने एडवर्टाइजमेंट और TV में, न्यूज़पेपर में देखे होंगे, जिनमें लोगों को पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी जाती है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। और वह पोलियो की जो 2 बूंद दी जाती है छोटे बच्चों को, वह वास्तव में क्या है, एक वैक्सीन है। ठीक है, उसमें वास्तव में पोलियो के वायरस होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, दे आर इन डेड और वीकेंड फॉर्म, है ना। ये हमने पहले पढ़ा है कि उसी बीमारी के डेड और वीकेंड फॉर्म में वायरसेस को, बैक्टीरिया को या फंगस को हम वैक्सीन के रूप में यूज़ करते हैं। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला, है ना, मतलब पूरे विश्व में एक जागरूकता अभियान चला, जिसमें स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन तैयार की गई थी। स्मॉल पॉक्स ये अभी बहुत कम देखने को मिलती है, पुराने समय में बहुत ज़्यादा होती थी और इसमें लोगों को जो है डेथ हो जाती थी उनकी, क्योंकि स्मॉल पॉक्स खतरनाक बीमारी थी और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती थी। इसको हम चेचक कहते हैं, स्मॉल पॉक्स चेचक बीमारी होती है। एंड लेट्स डू इट इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो कैंपेन चला स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध, इसकी वजह से वर्ल्ड के ज़्यादातर पार्ट से स्मॉल पॉक्स का बिल्कुल सफाया हो चुका है और वहाँ पर ये बीमारी अब नहीं पाई जाती है। दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन
and other animals from several diseases. आजकल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कई तरह की वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं और इनसे ह्यूमंस और एनिमल्स को कई तरह की डिजीजेस से बचाया जा रहा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।